हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के यूनिट 5 के ऊपर। और इससे पहले के सभी वीडियोस में हम लोगों ने अपने यूनिट 1, 2, 3, 4 का ऑलरेडी रिवीजन करके रखा हुआ है। आप सभी लोग देख सकते हो जाकर के, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग यूनिट 5 के बारे में डिस्कस करते हैं। यूनिट 5 जो आपका है HRM के अंदर, डैट इज़ ऑल अबाउट योर एम्प्लॉय सेफ्टी एंड हेल्थ। तो एम्प्लॉय सेफ्टी एंड हेल्थ का जैसा नाम से यहाँ पर आपको क्लियर है इसका मीनिंग कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में हम कोई भी अपना बिजनेस वगैरह करते हैं तो वहाँ पर हमको एम्प्लॉयज़ की हेल्थ के ऊपर, एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के ऊपर बहुत ही ध्यान रखना रहता है, उनको अवेयर करना है ना। और उनको साथ ही साथ में मतलब उनके सेफ्टी के लिए जो भी जितनी भी सारी चीज़ें ज़रूरत है उन सभी चीज़ों को देखना, किस तरीके से अरेंज करना, उन सभी चीज़ों को मैनेजमेंट करना कि किस तरीके से आपका जो भी एम्प्लॉय आपका सेफ रहे, वो हेल्थी रहे, और ना केवल फिजिकल तौर पे, मेंटल तौर पे भी हेल्थी रहे वो। इन सभी चीज़ों का जो भी मैनेजमेंट होता है वो इसी के अंदर, इसी यूनिट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि एम्प्लॉय सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में। ठीक है, तो इसमें इससे क्या रहेगा कि आपके सारे बिजनेस के, ऑर्गेनाइजेशन के सारे टास्क जो भी होंगे वो भी स्मूथली वर्क करेंगे और आपका एम्प्लॉय भी सेटिस्फाई रहेगा। ठीक है, और उसके बाद में एक हमारा और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, डेट इज़ इंटरनेशनल HRM। तो जैसा यहाँ पर नेम से ही क्लियर है कि आपको जब भी आप इंटरनेशनल लेवल पर जब भी आप बिजनेस वगैरह करते हो तो वहाँ पर आपको इंटरनेशनल HRM को करने की जरूरत पड़ती है। अभी ये क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यूनिट 5 के अंदर हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है, दैट इज़ इंडस्ट्रियल हेल्थ। इंडस्ट्रियल हेल्थ को आप एम्प्लॉय हेल्थ भी के नाम से भी जान सकते हो, एम्प्लॉय हेल्थ बोलो चाहे उसको इंडस्ट्रियल हेल्थ बोलो। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अंदर एम्प्लॉय की ना केवल फिजिकल हेल्थ बल्कि मेंटल और इमोशनल हेल्थ भी इंक्लूड होती है। ठीक है, ये नहीं आप ध्यान देते हो कि केवल एम्प्लॉय आपका फिजिकल तौर पे फिट हो, उसकी मेंटल हेल्थ यानी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर तो नहीं है, वो कहीं बहुत ज़्यादा कि इरिटेट और डिस्टर्ब तो नहीं रहता है अपने काम को लेकर के, ऐसा तो नहीं, उसको वर्क लाइफ बैलेंस करने में, क्रिएट करने में, यानी उसके फैमिली मेम्बर्स को अपने कम समय दे पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर हम लोग सभी चीज़ों को देखते हैं कि इंडस्ट्रियल हेल्थ के अंदर हम सभी चीज़ों को देखते हैं कि हमारा एम्प्लॉय जो है ओवरऑल तरीके से हैप्पी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। अगर वो काम कर रहा है तो वो काम मतलब 8 घंटे, अगर 8 घंटे वो बिता रहा है कंपनी के अंदर तो उन 8 घंटों को इंजॉय करे। ये नहीं कि वो किसी भी तरीके से, जैसे नहीं कि एकदम वो बिता करके चला आ रहा है, एकदम उसको ऐसा लग रहा है कि गला दबाने वाली फीलिंग आ रही, उस तरीके का नहीं होना चाहिए। यानी कि उसको मज़ा आना चाहिए काम करने के दौरान में। उसका फिजिकल हेल्थ भी मैटर करती है, इसके साथ ही साथ में उसकी इमोशनल और साथ ही साथ में उसकी जो इंटरनल हेल्थ है। ठीक है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सो इट इन्वॉल्व्स प्रमोटिंग एंड मेंटेनिंग अ हेल्थी एंड सेफ इन्वायरमेंट टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉयज फ्रॉम द ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। अब देखो, लेट सपोज कि अगर कोई भी आदमी है, कोई भी आपके यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहा है, अगर वो मेंटल तरीके से नहीं फिट है, अगर उसका दिमाग कहीं और चल रहा है, वो काम पे ध्यान नहीं दे पा रहा, तो उससे वो अपना बेस्ट 100% आउटपुट नहीं दे पाएगा। तो हमको उससे बेस्ट 100% आउटपुट निकलवाने के लिए उसको सबसे पहले बात तो सेटिस्फाई रखना होगा, एकदम अच्छे तरीके से उसको सारी चीज़ें सही तरीके से सारी चीज़ें उसको बताओ, उसके हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, उसकी फैमिली के ऊपर भी थोड़ा बहुत ध्यान दो कि उसका क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, ये सभी चीज़ों के ऊपर उसको हमको ध्यान देना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है इंडस्ट्रियल हेल्थ के अंदर। उसकी नीड क्या है, बहुत सारी नीड है, जैसे इसमें लेबर का टर्नओवर, ठीक है, उसका एब्सेंटिज्म। अब मान लो कि एम्प्लॉय आपका बार बार बीमार हो जाता है तो उससे आपका प्रोडक्शन का टास्क या फिर जो भी उसका आपका काम जो भी होगा वो रुक जाएगा, है ना। और अगर डिक्रीज द इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट, और अगर वो सही तरीके से, अगर वो फिट नहीं है, फिजिकल तौर पे नहीं फिट है या फिर मेंटल तौर पे नहीं फिट है, तो बार बार वो कॉन्फ्लिक्ट यानी कि लड़ाई झगड़े, इस तरीके की सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलती है। देन मेंटेनिंग द डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, और अगर सही तरीके सभी लोग फिट हैं, एकदम अच्छे से हेल्थी तरीके से काम कर रहे हैं हेल्थी इन्वायरमेंट के अंदर, तो सभी लोग डिसिप्लिन में काम करेंगे, सही से काम करेंगे, इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉयज़ की बढ़ेगी। और क्या करेंगे, इंकरेज टू असिस्ट एम्प्लॉय सो दैट दे कैन वर्क फॉर लॉन्गर टाइम, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय दें कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऐसा नहीं कि वो आ जाएं और पता चला कि उनको भागना निकलना पड़ रहा है, ठीक है, 4 दिनों बाद, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका यही सब इंपॉर्टेंस पर्पस है, एम्प्लॉय की सेफ्टी, हेल्थ का प्रमोशन, प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस, देन एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन, उसको रिटेन बना करके, लॉयल बना करके रखना, कॉस्ट की सेविंग करना, ये सब इसके मेन पॉइंट्स होते हैं। तो एस्पेक्ट क्या है, एस्पेक्ट का क्या मतलब वो दोस्तों, एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल हेल्थ यानी कि कौन कौन सी चीज़ें हेल्थ के अंदर इंक्लूड होती है। एक तो देखो आपका मेंटल हेल्थ आता है, यानी
कि इसके आप अंदर तरीके से जो भी आपके इमोशनल हैं, यानी आपकी जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी थॉट्स हैं, वो सही तरीके से फिट रहनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप काम कर रहे हो और आपको मतलब मज़ा नहीं आ रहा है और साथ में आप बार बार खुद को कोस रहे हो कि अरे किस कंपनी में हम आ गए, कहाँ पर हम काम कर रहे हैं, कहाँ पर फंस गए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देन इसके बाद में फिजिकल हेल्थ तो मैटर करती है। देन इसके अलावा यहाँ पर सोशल हेल्थ। ठीक है, सोशल हेल्थ का मतलब कि सोसाइटी में उसकी कैसी इमेज है, कैसी रेपुटेशन है। ऐसा तो नहीं कि वो कंपनी में काम कर रहा है और बेइज्जती वाली फीलिंग आ रही है उसको, या फिर ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहा है जहाँ पर उसको बार बार कि उसकी इंसल्ट करी जा रही है। इस तरीके की सारी चीज़ों की देखते हुए ये सभी चीज़ें मैटर करती हैं कि वो कितना ज़्यादा सोशल तरीके से, मेंटल तरीके से और फिजिकल तरीके से फिट है। ठीक है, तो ये एस्पेक्ट्स हो गए। देन इसके बाद में किस तरीके से हम प्रमोट करेंगे, हम क्या ऐसे काम करें जिससे कि एम्प्लॉय की हेल्थ सही बनी रहे। तो इसके लिए हम लोग क्लीन एनवायरनमेंट, सेफ यानी कि सही तरीके से साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट होना चाहिए, नहीं कि गंदगी हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हों। ठीक है, और रेगुलर हेल्थ एंड ट्रेनिंग, सेफ्टी से रिलेटेड आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह कंडक्ट कराए जाने चाहिए। ठीक है, मान लो जैसे योगा क्लासेस आप करवा सकते हो, फिजिकल एक्सरसाइज, कोई भी गेम्स वगैरह, कोई छोटे छोटे गेम्स वगैरह को कंडक्ट करवा सकते हो। इससे सभी लोग हंसते रहेंगे और खुश रहेंगे। देन इसके अलावा रेड्यूस फिजिकल स्ट्रेन एंड इंजरीज, ये सभी चीज़ों के लिए ओवरऑल वेलनेस प्रोग्राम्स। ठीक है, जैसे फिटनेस क्लासेस, हेल्थ स्क्रीनिंग, ये सभी चीज़ों के प्रोग्राम्स का काम कराओ। ठीक है, पोस्टर्स, बैनर्स को लगा सकते हो, लाइफ स्टाइल्स की चॉइस कराओ। ये सभी चीज़ें इसके मेनली आते हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेफ्टी। इंडस्ट्रियल सेफ्टी जैसे यहाँ नाम से पता चल रहा है कि एम्प्लॉय जो भी है उसको आप लोग सेफ रखोगे, यानी उसकी सेफ्टी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। हम यहाँ पर किसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं? सेफ्टी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, जैसे आप देखो तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वहाँ बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ होता है, बहुत सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स का यूज़ होता है। अब मान लो कि कोई चाकू यूज़ कर रहा है तो पता चला उसका हाथ कट गया, कोई मशीन में काम कर रहा है उसका पता चला कि हाथ में लग गई, उंगली में लग गई, सर में लग गया। ठीक है, तो उसकी सेफ्टी के ऊपर, ओवरऑल सेफ्टी के ऊपर ध्यान देना। कोई मान लो कि केमिकल के साथ में काम कर तो उसके बॉडी पार्ट्स में ही केमिकल गिर गया, तो इससे ये सबसे क्या होगा कि एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहेगा? नहीं, है ना। देखो फिर यहीं पर यहाँ पर चीज़ें बताई गई कि एक्शन टेकन्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, यानी कि कौन से आपको ऐसे एक्शंस लेने चाहिए। इंडस्ट्रियल हेल्थ को आप लोग इंडस्ट्रियल सेफ्टी को आप लोग एम्प्लॉय सेफ्टी की तरीके से आप भी बोल सकते हो। तो इसके अंदर आपके वही मेनली एक्शंस आते हैं कि आप कौन कौन से स्टेप्स लेते हो, कौन कौन से ऐसे एक्शंस लेते हो जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो कि एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट कर सकते हो। थोड़ा सा एक्सीडेंट्स जो भी होते हैं, मेनली जो एक्सीडेंट्स हैं, पता चला कि सॉफ्ट फ्लोर पे आप ऑयल फैला करके रखे हो, अब कोई आया तो गिर पड़ा। ठीक है, और इंजरीज, चोट वगैरह को कम कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। हेल्थ के जो भी रिस्क होते हैं वर्क प्लेस के अंदर, इन सभी चीज़ों को कम कर सकते हो। जैसे हम अपने घरों में भी ध्यान देते हैं कि भाई जो चाकू हो वो अपनी जगह पे हो, कोई भी खतरनाक चीज़ हो, ब्लेड वगैरह बच्चों से दूर रखो। ठीक है, आग से जो भी खेलने वाला सामान उसको रात के समय सिलेंडर बंद करके रखो। इन सभी चीज़ों का ध्यान देते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों का। तो उसी तरीके से हम लोग वर्क प्लेस में भी ध्यान देते हैं कि कोई भी दुर्घटना ना घट जाए। ठीक है, सभी लोग सेफ रहें। तो यहाँ पर यही है कि इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ सेफ इन्वायरमेंट्स फॉलोइंग सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। इसके अंदर हम लोग कुछ एक प्रोटोकॉल्स बनाते हैं कि ये करना चाहिए। मान लो कि कंपनी में आग लग जाए तो आपको कौन से गेट पे जाना है, ये सभी चीज़ों की ट्रेनिंग मेनली करवाई जाती है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर को कैसे खोलना है, किस तरीके से उसको किस तरीके से पंच करना है, ये सभी चीज़ों की ट्रेनिंग आप जब ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो ये सभी चीज़ों की ट्रेनिंग आपको करवाई जाएगी, जिससे कि कभी भी कोई दुर्भाग्यवश कोई भी ऐसा घटना घट जाती है तो उस सिचुएशन में एम्प्लॉय ये नहीं होना चाहिए कि भड़बड़ा करके सब भाग रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं। उस सिचुएशन को अच्छे तरीके से सभी लोग मिल करके हैंडल करें और सभी लोग सेफ रहें। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेफ्टी इक्विपमेंट्स, इसके अंदर आपका मेनली पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आते हैं, जैसे हैंड ग्लव्स हो गए, चश्मा हो गया, गॉगल्स वगैरह हो गया। ठीक है, या फिर हेलमेट्स वगैरह हो गए, सेफ्टी शूज़ हो गए। ये सभी चीज़ें आपकी आती हैं इक्विपमेंट्स के अंदर। प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम द हार्म, इनसे सभी से आप बच सकते हो। तो ये चीज़ है। देन इसका भी नीड आप समझ ही रहोगे क्या नीड है इसका क्या। देन हमारे पास में यहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट आते हैं। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स के अंदर आपका ये नेक्स्ट टॉपिक है। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के अंदर क्या होता है दोस्तों, आपका वही सेफ्टी से रिलेटेड जो भी, अगर आप सेफ तरीके से काम नहीं करोगे तो इससे क्या होगा कि आपके एक्सीडेंट्स के चांसेस होने के बहुत ही बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, तो मेनली जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है वो क्या होते हैं, आपके अनप्लान्ड एक्सीडेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? अनप्लान्ड एक्सीडेंट्स होते हैं।
यानी कि उसमें कोई भी एक्सीडेंट का सिंपल सा मतलब है कि मान लो जैसे आप जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, तो आपको क्या पता था कि आप गिर पड़ोगे, आपको चोट लग जाएगी? नहीं पता था ना। तो अनप्लान्ड एक्सीडेंट यानी कि आपको पता ही नहीं रहता कि कब आपके साथ क्या हो सकता है। तो दैट ऑकर्स इन द वर्क प्लेस एंड रिजल्ट इन फिजिकल हार्म। इसका रिजल्ट क्या हो सकता है? आपको फिजिकल हार्म हो गया, आपकी इंजरी हो गई, आपको डैमेज हो गया, या फिर कोई प्रॉपर्टी या फिर इक्विपमेंट है, कोई मान लो कि कुछ सामान गिर करके टूट गया, इंपॉर्टेंट सामान था, तो ये सभी चीज़ों के हार्म हो सकते हैं। इससे कॉस्ट भी जाएगी और आपकी रेपुटेशन कंपनी की भी ख़राब होगी, और साथ ही साथ में एम्प्लॉय भी आपका सेटिस्फाई नहीं रहेगा। देन इसके बाद में इसके दीज एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकते हैं, जैसे कि अनसेफ वर्किंग इन्वायरमेंट है, कंडीशंस है, हर जगह हर सब कुछ फैला हुआ है, 5S वगैरह की सही तरीके से व्यवस्था नहीं है, ह्यूमंस के एरर्स है कि मान लो कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं दी है, ठीक है। देन इक्विपमेंट मल फंक्शंस के, कई बार ऐसा होता है कि मशीनें सही से काम नहीं करती हैं, इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो सही से काम नहीं करते हैं, इनकी वजह से कई बार क्या हो जाता है कि एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। देन लैक ऑफ द प्रॉपर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। तो ये सारी चीज़ें आती हैं कि प्रॉपर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का ध्यान ना रखना सभी चीज़ों का। जैसे मान लो कि हमने बनाया है, रूल बनाया है कि हैंड ग्लव्स में मतलब कि हैंड में अपने ग्लव्स पहनो जब भी केमिकल के साथ में काम कर रहे हो, हेलमेट लगाओ जब भी काम कर रहे हो, तो ये सभी चीज़ों का आप ध्यान रखो। लेकिन आप ये सारे प्रोटोकॉल्स को नहीं फॉलो कर रहे हो तो उससे क्या होगा कि आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। देन इसके बाद में यहाँ पर की टाइप्स बताए गए कि कौन कौन से टाइप्स हैं इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के। तो सबसे पहले आपका क्या आता है कि आप स्लिप कर जाओ, ठीक है, या आप गिर पड़ो, तो ये सभी चीज़ें आती हैं। देन इसके बाद में मशीन से रिलेटेड जो भी मशीन की अगर खराबी की वजह से जो भी एक्सीडेंट होते हैं उसको मशीनरी एक्सीडेंट्स। देन बर्न्स, अगर आप जल जाते हो तो वो सभी बर्न्स एंड ये जो लिखा हुआ है एक्सप्लोजन के करके, तो यानी कि अगर आप जब भी जल जाते हो या फिर आपको कोई कुछ भी ऐसा कि आग वगैरह में हाथ डाल दो तो वो उससे जो एक्सीडेंट होता है वो ये रिलेटेड हो गया। देन इसके बाद में इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो गया, यानी कि जब करंट वगैरह को लेकर के ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि कई बार जो भी आपका इंडस्ट्री के ही लोग तो क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं माल को, जा करके सप्लायर आ रहा था, आपने अपने सामान को भेजा, अपने वेंडर से मंगाया या डिलीवरी करी, तो उससे रिलेटेड जब भी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड एक्सीडेंट हो जाते हैं तो उसको ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट। देन केमिकल से रिलेटेड एक्सीडेंट, केमिकल। देन फॉलिंग ऑब्जेक्ट, आप काम कर रहे थे, मान लो कि एकदम से कोई ऑब्जेक्ट आपके ऊपर, कोई भी सामान गिर पड़ा तो उससे रिलेटेड आपको चोट लग गई, तो वो क्या हो गया, फॉलिंग ऑब्जेक्ट से रिलेटेड एक्सीडेंट, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत ही सिंपल अपने हिसाब से ऐसे ही याद हो गए होंगे, ठीक है। देन कॉसेस की क्या बात है कि कॉसेस का मतलब क्या हो सकता है कि कारण क्या हो सकते हैं। अनसेफ हम लोगों ने बात करी, ह्यूमन का एरर हो सकता है, लैक ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, हजार्ड्स मटेरियल, फटीग या स्ट्रेस, हाँ ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। मान लो आप एम्प्लॉय से अपने काम लेते जाते हो, 8 घंटे की शिफ्ट है, उससे ओवर टाइम करवा लिया, 12 घंटे काम करवा लिया, डबल शिफ्ट करवा लिया, 16 घंटे काम हो गया, ठीक है। तो अब उससे क्या हो गया, वो थक गया बेचारा। अब वो थक जाएगा तो अपना 100% भी नहीं दे पाएगा, पता चला चक्कर खा के गिर पड़ा, तो वो कुछ भी हो सकता है इससे। तो ये सारी चीज़ें भी आती हैं। देन इसके अलावा दोस्तों क्या आता है कि आपके लैक ऑफ सुपरविज़न, सही तरीके से सुपरविज़न नहीं करना, यानी उसको सही तरीके से सुपरवाइज ना करना, अपने एम्प्लॉयज़ को सही से सुपरवाइज, सही से ट्रेनिंग्स बताना नहीं। देन इसके बाद में ये क्या है कि मैकेनिकल फेलर्स, कोई भी आपका मशीन वगैरह ख़राब हो गया या फिर कोई भी डिफेक्ट वगैरह रिड्यूस हो गया, एकदम से मशीन में काम करते करते कुछ भी हो सकता है, एरर वगैरह हो सकती है, तो उससे रिलेटेड भी ये सभी कॉजेज़ हो सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के, ठीक है। देन इसके बाद में इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, फिजिकल इंजरीज, इमोशनल, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, फिटनेस लॉस हो सकती है, डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, डैमेज टू रेपुटेशन, आपकी कंपनी का रेपुटेशन ख़राब होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो अब हमको कैसे कैसे सभी चीज़ों को सेफ रखना चाहिए, कैसे कैसे हमको प्रिवेंट करके रखना चाहिए, यानी कि हम क्या क्या सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें जिससे हम इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट से बच पाएँ। तो यानी कि रिस्क का असेसमेंट करो, देखो उन एरिया को देखो जा करके जहाँ पर आपका रिस्क ज़्यादा है। जैसे मान लो कि मैनेजर्स का मेनली काम क्या होता है कि देखना पूरे सॉफ्ट फ्लोर पे देखो जाकर कि कहीं ऑयल तो नहीं फैला हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो भी केमिकल के साथ में वर्कर्स ऐसे ही काम कर रहे हैं खुले हाथों के साथ में, या फिर आंखों में चश्मा नहीं है, सर में हेलमेट नहीं है, सेफ्टी शूज़ नहीं है। तो रिस्क का असेसमेंट देखो कि कहाँ पर एक्सीडेंट होने की संभावना है। देन उसके बाद में आप क्या करोगे, उससे रिलेटेड आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे, अपने वर्कर्स को एजुकेशन दोगे। देन इसके बाद में प्रोटोकॉल्स, प्रोसीजर्स, ये सभी चीज़ों का आप बनाओगे, बैनर्स लगाओगे कि ये काम करें, ये ना करें, है ना, ऐसे ट्रॉली खींचें, ऐसे ना खींचें। इन सभी चीज़ों से रिलेटेड आप क्या करते हो, कार्टून के फॉर्म्स में अलग अलग बैनर्स को लगाते हो, ठीक है। देन इसके बाद में इक्विपमेंट मेंटेनेंस,
इक्विपमेंट मेंटेनेंस का क्या मतलब कि आपके जो भी इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जो भी आपका मशीन्स वगैरह होनी चाहिए, वो अप टू डेट हो, ठीक है, ये नहीं कि आप पुराने चीज़ों का यूज़ करो। देन पीपीई आता है, पीपीई का नाम ध्यान रखो, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तो ये सभी आपके, जैसे मैंने बताया ना कि हैंड ग्लव, सेफ्टी शूज़ और चश्मा, गॉगल्स हो गया, हेलमेट हो गया, ये सभी चीज़ें जो भी आपके आते हैं वो आपकी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से रिलेटेड होती है। देन इमरजेंसी प्रिपेयरनेस, कि अगर कोई भी इमरजेंसी आए तो उसमें आप क्या करोगे, सेफ्टी प्रोसीजर्स। तो ये सभी मेनली काम किसके होते हैं कि क्या क्या आप कर सकते हो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स को बचाने के तौर पे, आप क्या क्या स्टेप्स को ले सकते हो। तो ये सभी यहाँ पर स्टेप्स लिखें, साथ लिखें, आप कुछ भी 2-4 लिख लेना, ठीक है। देन यहाँ पर क्या है कि हमारा नया टॉपिक आता है, दैट इज़ इंटरनेशनल एचआरएम। इंटरनेशनल एचआरएम को आप शॉर्ट में IHRM भी बोलते हो। तो जब हम ग्लोबल लेवल पे कोई भी बिज़नेस करते हैं, हम अपने कोई भी बिज़नेस को बड़े लेवल पे करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं, तो वहाँ पर हमको इंटरनेशनल एचआरएम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब हमको वहाँ पर एचआरएम की प्रैक्टिसेस जो भी हैं वो सभी चीज़ों सारी चीज़ों को हमको क्या करना पड़ता है, अलग अलग तोड़ना पड़ता है। जैसे कि अगर हम मेनली, अगर हमारी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो हम हमारी जब छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो हम उसमें क्या करेंगे, हमारे जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस होंगे एचआर के लिए, वो सारी चीज़ें सेम होगी, ठीक है, सारे गाइडलाइन सेम होंगे, ठीक है। अब मान लो कि हमने इंटरनेशनल लेवल पर अगर हमको बिजनेस करना है, अगर हमको इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, तो अब हर जगह, जैसे मान लो कि अमेरिका में देखो, इंडिया के अंदर देखो, अमेरिका में ज़्यादा लोगों की कॉस्ट है, उनको वहाँ ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो ऐसा तो नहीं कि एचआर एक ही ऑर्गेनाइजेशन है और एक ही एचआर है तो वो पता चल रहा है कि वो सभी चीज़ों को एकदम सेम तरीके से बना रहा है। जितनी सैलरी इंडिया के अंदर पे करी जाएगी उतनी अमेरिका के अंदर, ठीक है। जो आपको फैसिलिटीज़ अमेरिका में प्रोवाइड करी जाएंगी वो इंडिया में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। वहाँ के आपको जितने भी कल्चर को देखना पड़ता है, सोशल सभी इन्वायरमेंट को देखना पड़ता है, उसके हिसाब से आपको सारे रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सभी चीज़ों को आपको मेंशन करना रहता है एचआर के तौर पे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान करके, यानी कि अलग अलग एरिया के हिसाब से आपको वहाँ के हिसाब से पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स बनाने होते हैं। ये नहीं कि आपने एक ही पॉलिसी बना दी और वो सभी जगह फॉलो होगी। इंडिया के अंदर भी, अमेरिका के अंदर भी सेम सैलरी स्ट्रक्चर इंडिया में भी है, सेम सैलरी स्ट्रक्चर अमेरिका में भी है, ठीक है। आप जैसे मैकडॉनल्ड्स वगैरह को देखो तो वहाँ क्या उतना ही पेमेंट वहाँ पर भी दिया जाता है जितना यहाँ पर आपको देते हैं, वर्कर्स को नॉर्मली देते हैं। अरे आप 20,000 देते होंगे, ठीक है, तो क्या 20,000 रुपये वहाँ पर भी देते होंगे? नहीं देते होंगे ना। यानी कि उनके लिए अलग से प्रोसीजर्स है, वहाँ के लिए अलग से रूल्स रेगुलेशंस है। तो यानी IHRM का मेन पर्पस क्या होता है, वो ये होता है कि एरिया के हिसाब से, आप एरिया के हिसाब से सिलेक्ट करते हो कि कहाँ सोशल कल्चर को देखते हो और इन्वायरमेंट को एनालिसिस करते हो, उसके हिसाब से आप रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज़ को बनाते हो। तो यही चीज़ यहाँ पर बताएगी कि ग्लोबल और इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जब भी ग्लोबल और इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सेम काम होते हैं, बट आपको थोड़ा सा बड़े लेवल पे सोचना होता है। अलग अलग एरिया के हिसाब से आपको क्या करना रहता है, अलग अलग हिसाब से आपको प्लानिंग वगैरह करनी रहती है। उसी को आपको क्या टर्म करते हो, इंटरनेशनल HRM, या फिर उसको आप क्रॉस कल्चर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हो। तो इसका क्या है कि द मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव देयर इंटरनेशनल बिजनेस गोल्स। अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको और अच्छे से बता देता हूँ। देखो जैसे कि इमेजिन मल्टीनेशनल कंपनी विद हेडक्वार्टर्स इन द, मान लो उसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट में है एंड जो उसकी ब्रांच है वो यूरोप में है, एशिया के अंदर है। तो द IHRM टर्म्स कोऑर्डिनेट द रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, कंपनसेशन स्ट्रेटजीज वाइल कंसीडरिंग द लोकल लेवल लॉज, कि वहाँ के अलग अलग जैसे जो भी सेम पॉलिसी प्रोसीजर्स नहीं यूज़ होंगे, ठीक है। अब मान लो जिसका हेडक्वार्टर यूरोप में भी है, एशिया में भी है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में उसका हेड ब्रांच है, तो ये नहीं कि सारे पॉलिसीज़, सारे प्रोसीजर्स, सभी चीज़ें सेम रहेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से आप लोकल लेवल लॉ को समझोगे यहाँ पर कि लोकल यानी कि वहाँ की गवर्नमेंट कैसी है, एशिया के अंदर उसकी गवर्नमेंट किस तरीके से, वहाँ पर क्या क्या लॉज लगते हैं, वहाँ पर क्या कल्चर डिफरेंस है, वहाँ पर क्या रीजनल बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, उसके हिसाब से आपको पॉलिसी प्रोसीजर्स बनाने होते हैं। यही मेन काम होता है IHRM के अंदर, ठीक है। तो यही चीज़ है। देन इसका स्कोप क्या है, इसका स्कोप क्या है कि ग्लोबल लेवल पर प्लानिंग करना, इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करना, क्रॉस कल्चर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना, देन कंपनसेशन बेनिफिट जो है ग्लोबल लेवल पे आप दोगे, हर जगह के हिसाब से क्या उधर के कल्चर है, क्या इन्वायरमेंट है, इसके हिसाब से दोगे, ये नहीं कि सेम आप दे रहे हो हर जगह का, ठीक है। देन इंटरनेशनल एम्प्लॉय रिलेशन, यहाँ पर इंटरनेशनल एम्प्लॉय रिलेशन का मतलब क्या हो गया कि
कि अपने जो भी यानी कि एम्प्लॉय के साथ में किस तरीके से रिलेशन क्रिएट करना है, कैसे बना करके रखना है, उसको किस तरीके से क्या क्या ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराई जाएँ कि वो सभी भाषाओं को मतलब सभी भाषाओं को ना समझे, लेकिन हाँ एटलीस्ट वो मतलब इतना कैपेबल हो कि समझ सके कि क्या चल रहा है हमारी कंपनी के अंदर, ठीक है। वो आप कोई भी भाषा को नहीं समझ सकते मेनली कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट उसको समझ तो सकते हो, कि एनालाइज तो कर सकते हो, सोच सकते हो कि ये क्या बोलना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है मेनली इंटरनेशनल एम्प्लॉय रिलेशंस के अंदर, यही होता है कि एड्रेसिंग एम्प्लॉय रिलेशन इशूज़, मैनेजिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, इन अ ग्लोबल लेवल, अलग अलग एरिया के हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसका पर्पस देखें तो टैलेंट एक्विजिशन करने में, क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट, ये सभी चीज़ों में इसका मेनली पर्पस होता है। इसमें कुछ एक चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे कल्चर के डिफरेंस, अलग अलग जगहों के हिसाब से उसके अलग अलग पॉलिसी प्रोसीजर्स को बनाना, ये बड़ा कल्चर होता है। देन इसके ये बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। देन इसके अलावा यहाँ पर लैंग्वेज से रिलेटेड बैरियर होता है, हर जगह की भाषा, वहाँ के कल्चर सेम नहीं है। देन ग्लोबल तरीके से टैलेंट का मैनेजमेंट करना, अब मान लो कि अमेरिका में कोई चाहिए, अब वो आपको बंदा मिल रहा है इंडिया के अंदर, तो अब उसको सब कुछ पूरा अच्छे से ट्रेनिंग करना पड़ेगा, ट्रेनिंग वगैरह देना पड़ेगा, कैसे उसको क्या करना है, मैनेज करना है। तो ये सभी चीज़ें थोड़ा बहुत चैलेंजिंग होती है। कंपनसेशन, बेनिफिट्स का अलाइनमेंट करना, ये सभी चीज़ों को देखना, नॉलेज की ट्रांसफ़र करना, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना, ये सभी चीज़ें चैलेंजिंग होती हैं। देन चेंज का मैनेजमेंट करना। तो इसमें यहाँ पर बताया गया कि डोमेस्टिक एचआरएम और इंटरनेशनल एचआरएम के बीच में डिफरेंस क्या है। तो डोमेस्टिक एचआर क्या होता है, वो क्या केवल करता है, एक सिंगल कंट्री में ही यूज़ होता है, ठीक है। ये आप इतना ध्यान रखो कि सिंगल कंट्री में यूज़ होता है, इसमें जो भी पॉलिसी प्रोसीजर्स, रूल्स, रेगुलेशंस होते हैं वो सारे सेम होते हैं। बट अगर इंटरनेशनल एचआरएम की बात करें तो वहाँ पर रूल्स, रेगुलेशन, सारे पॉलिसी प्रोसीजर्स सेम नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर जो भी व्यापार किया जाता है या फिर जो भी एचआर की प्रैक्टिसेस होती हैं वो मल्टीनेशनल कंट्रीज़ में, यहाँ पर मल्टीनेशनल कंट्रीज़ में क्या होती हैं, लागू होती है, ठीक है। तो अलग अलग देशों में जब भी आप एचआर की प्रैक्टिसेस को अप्लाई कर रहे हो तो वो आपका इंटरनेशनल एचआरएम, और सिंगल कंट्री में, एक ही कंट्री के अंदर अगर आप कर रहे हो तो वो आपका होगा कि डोमेस्टिक एचआरएम, ठीक है। तो ये है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, डेट इज़ कल्चर वेरिएबल्स। तो कल्चर वेरिएबल्स का क्या मतलब हो गया, जैसे नेम से ही कुछ क्लियर हो रहा है कि कल्चर से रिलेटेड वेरिएबल्स का क्या मतलब हुआ दोस्तों, कि क्या किस चीज़ का मतलब वेरिएशन है, किस चीज़ का वेरिएबल का क्या मतलब हो कि वेरिएशन, कितना चीज़ों का गैप आ रहा है, ठीक है। तो कल्चर वेरिएबल जो होता है वो उसका मतलब होता है कि डैट शेप हाउ पीपल थिंक, कि अलग अलग कल्चर से रिलेटेड, कि अलग अलग जब भी हम इंटरनेशनल एचआरएम को अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके का अलग अलग देशों में, अलग अलग एरिया के हिसाब से लोग कैसा सोचते हैं, उनके बिहेवियर में क्या क्या डिफरेंस है, उनके किस तरीके से वो इंटरेक्ट करते हैं, वो कैसा सोचते हैं, कैसी लैंग्वेज उनका क्या वो क्या पहनते हैं, क्या उनके बिलीव्स हैं, वैल्यू है, ये सभी चीज़ों का हम एक तरीके से कल्चर वेरिएबल के अंदर यही चीज़ों का एनालिसिस करते हैं, जिससे उनके नॉर्म्स को समझा जा सके, उनकी क्वालिटीज़ को समझा जा सके, क्योंकि वो एक्चुअल में क्या चाहते हैं। और वो जो एक्चुअल में चाहते हैं, एचआर का मेन काम यही होता है कि उनको सेटिस्फाई रखना, उस लेवल पे सेटिस्फाई रखना, ठीक है। देन ये पर इसका पर्पस बताया गया है, कुछ इसका खास पर्पस नहीं, ठीक है, यहाँ पर देख लो। देन इसके बाद में आपका लास्ट टॉपिक आता है, डेट इज़ फ्रिंज बेनिफिट्स। 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तो फ्रिंज बेनिफिट्स जो भी होते हैं वो आपके मान लो एक तरीके से नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं। फ्रिंज बेनिफिट्स के अंदर आपके नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था ना मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स लास्ट यूनिट के अंदर। तो यहाँ पर जो मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं उसके अंदर आपका क्या होता है कि पैसा बढ़ता है। बट अगर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स के अंदर बात करें तो वहाँ आपका पैसा नहीं बढ़ता, लेकिन हाँ जॉब की सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ती है। जैसे इसके अंदर आपका क्या आता है, हेल्थ इंश्योरेंस करवा दिया गया, रिटायरमेंट के प्लान कर दिए गए, पार्टीज वगैरह को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। देन पेड टाइम ऑफ, कि आपको ऐसी छुट्टियां प्रोवाइड करना जिसमें आपको पैसा भी मिल रहा है, आपका पैसा कट नहीं रहा है। देन इसके बाद में फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट, कि आपका जब मन करे तब आप कंपनी में आओ, किसी भी शिफ्ट में आओ और तब आप काम कर सकते हो। जनरल शिफ्ट में आओ, ए शिफ्ट में आओ, बी में आओ, सी में आओ, जब मन करे, यानी कि जब आप फ्री हो तब आप कंपनी के अंदर आकर के काम कर सकते हो। तो ये सभी आपके फ्रिंज बेनिफिट्स के अंदर आते हैं। इसमें मेनली आपका पैसा तो नहीं बढ़ता है, ये एक तरीके से नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स है। इसमें आपका पैसा नहीं बढ़ता है, बट स्टिल आपका जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है, हाई होता है। आपको थोड़ा सा अलाउंसेस, आपको थोड़ा सा एक तरीके से आपको छूट दी जाती है कंपनी में सही तरीके से काम करने की।
और एक रिलैक्सेशन मिलता है आपको, थोड़ा सा आराम सुविधा। ठीक है, मान लो एक नया नया जब एम्प्लॉय ज्वाइन होता है तो उसको कितना सारी चीज़ें सब सीखनी पड़ती हैं, उसको समय पे जाओ, समय पे ये करना है, समय पे ये करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसको सही से सीखनी पड़ती है। बट अगर हम फ्रिंज बेनिफिट्स की बात करें तो उसमें हम क्या करते हैं, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स उसको देते हैं। अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा है तो उसको थोड़ा सा हम रिलैक्सेशन देते हैं, आराम देते हैं, सुविधा देते हैं, जिससे उसको भी सुविधा रहे और कंपनी का काम भी सही तरीके से आसानी से चलता रहे। तो यही है मेनली। ठीक है, तो फ्रिंज बेनिफिट्स आई होप कि दोस्तों क्लियर हो गया होगा। 50 यूनिट को मैंने ऑलरेडी कवर करके रखा था, हर एक टॉपिक्स को अलग अलग सेपरेट वीडियोस में, तो अब इसको हम लोगों ने जल्दी से कवर कर लिया। ठीक है, तो यही है मेनली। तो अब इसके बाद में दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन सभी चीज़ों को भी कवर करना है। ठीक है, तो इसका यूनिट फर्स्ट है, देखेंगे इसको हम लोग लास्ट अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वंस अगेन।